गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक मैथ्स के बारे में। तो ये जो बेसिक हमने एक संख्या लिख ली, ऐसे ही निकाल कर लिख ली 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने एक संख्या लिख ली। अब इस संख्या में जो होता है, एक होता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को बोलेंगे आप प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है आपका जातीय मान। जातीय मान का मतलब हो गया आपका फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, प्लेस का मतलब हो गया स्थान, वैल्यू का मतलब हो गया मान। तो स्थान का मतलब क्या होगा, जिस भी स्थान पर। अब हम इस संख्या को किस तरह से पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, वंस हो गया, इसको दहाई पढ़ेंगे, टेंस हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा को 100 कहेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। इंग्लिश में हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो स्थानीय मान का मतलब हो गया है, आप इस संख्या को अगर हम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार पढ़ेंगे, तो इस संख्या को हम यहां से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख या करोड़ पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, इस तरह से हम इस संख्या को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हो गया है जिस भी स्थान पर, अगर ये 6 यहाँ पे देखिए, ये 100 के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, 6 को यहाँ देखिए, ये किस स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे। और यहाँ पे देखिए 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार यहाँ पे 4 क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो एक बार ये कहां पे है, 10,000 पे है, 10,000 पे है, और एक बार ये करोड़ पे है। तो यहाँ पे इसका स्थानीय मान, इसका स्थान के अनुसार इसका मान क्या हो गया है, बदल गया है। अगर यहाँ पे से काउंट करेंगे तो संख्या कम हो जाएगी, और यहां जाएंगे तो करोड़ों में आएगी। तो स्थान के अनुसार जो मान बदल रहा है उसको स्थानीय मान कहते हैं। एक बार इसको ढंग से समझ लीजिए। कोई भी संख्या है, उसमें कोई भी अंक है, उसका स्थानीय मान आपको निकालना आना चाहिए। और जातीय मान, जातीय मान वही होता है जो संख्या का अपना मान होता है, उसी को जातीय मान कहते हैं। तो देखिए हमने क्या, एक संख्या लिखी थी हमने, कुछ भी लिख लीजिए, 1039456442, ये हमने एक संख्या लिखी। इस संख्या को पढ़ते कैसे हैं, इस संख्या को यहां से पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, ये हो गया आपका सैकड़ा, ये हजार हो गया, ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका लाख हो गया, ये आपका 10 लाख हो गया, ये आपका करोड़ हो गया, और ये हो गया 10 करोड़। अब यहां पर से पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। अब हमको स्थानीय मान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इकाई का मतलब क्या हो गया, इकाई का मतलब हो गया 2 × 1 = 2, एक अंक है, इकाई का अंक है। दहाई मतलब क्या हो गया, 10, 4 × 10 = 40। सैकड़ा 6 × 100, ये 100वें स्थान पे है, 100 वाले स्थान पे है। जो 5 है वो 1000 के स्थान पर है, और जो यहां पे 4 है तो 4 × 10,000 हो जाएगा, तो इक्वल टू 40,000। अब यहां पे आप देखेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान, स्थान के अनुसार जो मान बदलता रहता है उसको स्थानीय मान कहते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 4 का जो मान है, 4 की जो वैल्यू है, 4 की वैल्यू कितनी है, 40 है, और स्थान के अनुसार 4 की वैल्यू बदल करके
आपकी 40,000 हो गई। तो वह मान जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है उसको स्थानीय मान कहते हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि इस संख्या का स्थानीय मान निकालिए, तो आपने इस तरह से संख्या को देखना है। संख्या को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़ जो भी लिखना है। इंग्लिश में लिखो तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, इस तरह से आपने इसको लिखना है। उसके बाद आपने देखना है कि संख्याएं कौन कौन से स्थान पर है। स्थान के अनुसार जब संख्याओं का मान बदलता है तो उसको स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्थानीय मान। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित संख्या में 4 का जातीय मान लिखिए, तो 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा? यहां पे भी 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा और यहां पे भी 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, और स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उस संख्या का अपना मान होता है, जो उस संख्या की अपनी वैल्यू होती है उसको कहेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा समान रहती है। यहाँ पे 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, यहाँ पे भी 4 ही रहेगी। अगर 4 यहाँ पे लिखेंगे तभी भी 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात होती है, स्थानीय मान की बात होती है, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू स्थानीय मान के अनुसार यहाँ पे 4 की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे 4 की वैल्यू अलग होगी, और अगर हम 4 को यहाँ पे लिखते हैं तो 4 की वैल्यू अलग होगी। तो ये है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए और उसको खुद से करें। क्वेश्चन लिखिए, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है। आप एक क्वेश्चन नोट करिए और उसको खुद से सॉल्व आपने करना है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 7483,569 7483,569। इसमें 8 का, जो 8 आपके पास दिया हुआ है, 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या हो गया? स्थानीय मान का मतलब हो गया है जो जिस भी स्थान पर वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस भी स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान क्या हो गया? जो उसका स्वयं का मान है वह उसका जातीय मान हो गया। अब है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं आपकी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसको आप सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं कहते हैं। तो क्या बात हो रही है? सम संख्या की बात हो रही है। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब हो गया है इवन नंबर। ये बेसिक मैथ्स है इसलिए इतनी छोटी छोटी बातें हम पढ़ रहे हैं। तो सम संख्याओं का मतलब हो गया वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं। 2 से पूर्ण रूप से क्या हो रही हैं? विभाजित। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं उनको आप सम संख्याएं या इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं उनको सम संख्याएं कहेंगे। और विषम संख्या क्या हो गई? विषम संख्या का मतलब हो गया है ऑड नंबर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब हो गया जो 2 से पूर्ण विभक्त नहीं होती, जो 2 से पूर्ण विभक्त नहीं होती हैं उनको कहेंगे आप विषम संख्याएं। जो संख्याएं पूर्ण रूप से विभक्त होती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं कहते हैं। फिर है अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया है ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं, वह संख्या स्वयं। जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ये सब अभाज्य संख्या है। तो वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब अगर आपको ज्ञात करना है कि कोई दी गई संख्या अभाज्य संख्या है तो आप उसको किस तरह से ज्ञात करेंगे? आपको पता करना है कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं लिखा हमने, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको आप भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। और प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, एक होता है और एक वो संख्या स्वयं होती है। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो प्राइम नंबर्स नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं और कंपोजिट नंबर के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। हमने क्या पढ़ना है? ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। आपको क्या ज्ञात करना है कि जो आपके पास संख्या दी हुई है वह प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि माना जो दी गई संख्या है, माना दी गई संख्या, सपोज जो दी गई संख्या है वो क्या है? ए है। दी गई संख्या क्या है? ए है। फिर हम यहां पे मानेंगे एन। एन बहुत छोटी से छोटी, एन बहुत छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। एन बहुत छोटी से छोटी, एन बहुत छोटी से छोटी संख्या है। इसको एक बार इस तरह से लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी कि माना जो दी गई संख्या है वो ए है और एन बहुत छोटी से छोटी संख्या है जहां एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ए है। एन स्क्वायर या तो ए के बराबर होगा या ए से बड़ा होगा, ठीक है। एन स्क्वायर या तो ए से बड़ा होगा या ए के बराबर होगा। इतना हो गया। अब देखिए कि जो एन की वैल्यू आएगी, जो एन की वैल्यू आएगी, एन की जो वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू से छोटी सभी प्राइम नंबर्स को आप लिख लेंगे। सभी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे आप। सभी प्राइम नंबर्स को आप लिख लेंगे। एन से एन की वैल्यू, एन की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उससे छोटी सभी प्राइम नंबर्स को आप लिख लेंगे। और उन प्राइम नंबर्स में से अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी अभाज्य संख्या से दी गई संख्या विभाजित होती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए और जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, माना सपोज आपके पास 173 एक संख्या दी गई है, 173। अब आपने यहाँ पे क्या माना दी गई संख्या ए है। सपोज 173 क्या है? ए है। माना दी गई संख्या ए है और एन बहुत छोटी से छोटी संख्या है जहां एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, ठीक है। अब जो एन स्क्वायर की वैल्यू है, एन स्क्वायर की वैल्यू है या तो वो 173 होनी चाहिए या वो 173 के बड़ी होनी चाहिए, 173 के समकक्ष होनी चाहिए लेकिन बड़ी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे 173 यहाँ पे है तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम 13 के देखेंगे, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है।
और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। तो 19 हम यहाँ पे 169 नहीं लेंगे, 169 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू a की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे 14। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इक्वल टू तो नहीं हो रहा, 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। अब जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे n इज इक्वल टू 14, तो 14 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उसको हम लिख लेंगे। तो 14 से नीचे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है 14 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब इनमें से आप देखेंगे कोई भी संख्या ऐसी है जो 173 को विभाजित कर रही है, तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 173 को विभाजित करे, इसलिए 173 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। आपने ज्ञात करना है कि आपके पास कोई संख्या दी हुई है, आपको ज्ञात करना है कि वह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये टीईटी में भी पूछा गया था और ये ग्रुप सी में भी पूछा गया था। आपको ज्ञात करना है कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप इसको समझ रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो दी गई संख्या है वो a है, दी गई संख्या है वो a है, और n कौन है, n छोटी से छोटी वह संख्या है जिसका स्क्वायर या तो a के बराबर होना चाहिए या फिर a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 173 हमने लिया, 173 दी गई संख्या क्या है a है, दी गई संख्या 173 है। n क्या है, n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका स्क्वायर 173 के स्क्वायर, जो 173 आपके पास दिया हुआ है, तो n का स्क्वायर 173 से या तो बड़ा होना चाहिए या 173 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने कैसे निकाली, n की वैल्यू हमने देखा कि जो 13 है, 13 का स्क्वायर इससे छोटा हो रहा है, इसलिए हमने 14 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। अब 14 का स्क्वायर लिखा तो n की वैल्यू निकल के आई 14। 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमने सबने यहाँ पे लिख ली। अब आप इनको एक एक करके डिवाइड करके भी देख सकते हो कि कौन इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इनमें से किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं है। अभी मैं आपको आगे विभाजिता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगी, तो आप आसानी से इसे देख कर ही बता दोगे कि ये संख्या इन संख्याओं से विभाजित होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, इनको देख के आपने लगाया कि ये संख्या जो है वो इन संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, इसलिए जो ये संख्या आपके पास दी हुई है यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए और फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो दी गई संख्या है उसको हमने a माना है और a की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वहां पे हमने n को एक छोटी से छोटी संख्या माना है जिसकी जो n स्क्वायर है वो या तो a के बराबर होना चाहिए या फिर a से बड़ा होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल और लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद करना है कि जो 341 है, 341 है वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। 341 यहां पे आपने माना जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या a इज इक्वल टू 341, माना जो दी गई संख्या है वो क्या है 341 है, माना जो दी गई संख्या है वो a है। पिछले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूं कि माना जो दी गई संख्या है वो a है और a की वैल्यू कितनी है 341 है। ठीक है, अब हमने कहा n क्या है, n वो छोटी से छोटी संख्या है, n वो छोटी से छोटी संख्या है जो क्या है जिसका स्क्वायर, n वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका स्क्वायर या तो a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा। ठीक है, या तो a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 341 है, तो 341 के आसपास कौन सा स्क्वायर आता है, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर 341 के पास आता है, तो या तो 18 होगा या फिर 19 होगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर आप देख लेंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324,
और 19 का स्क्वायर कितना होता है 351। तो यहां पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे जो 351 है वो a से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 341। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू हो गया 19। अब आपने 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब यहाँ पे लिख लेनी है। तो कैसे लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद क्या आएगा, सीधा 17 आएगा, क्योंकि 14 में 14, 15, 16 ये सब क्या होती है, डिवाइड हो जाती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 क्या n से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं आपने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आप इन संख्याओं में से देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिससे ये संख्या विभाजित हो रही है। तो आप देखेंगे कि 11 ऐसी संख्या है जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही हमने ज्ञात करना था कि जो दी गई संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसको कैसे किया हमने, इसको सबसे पहले हमने ऐसे किया कि जो दी गई संख्या है वो a है, दी गई संख्या यह a है, इस पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। n क्या है यहाँ पे, n वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका स्क्वायर या तो a के बराबर होता है या a से बड़ा होता है। वो छोटी से छोटी संख्या हमने यहाँ पे 19 निकाली, 19 से छोटी हमने सभी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद आप एक एक करके चेक करके इनको देख सकते हो कि कौन सी संख्या इससे विभाजित होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे ये संख्या 11 से विभाजित होती है। इस संख्या को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो विभाजिता के नियम है, अगर वो आपको आ गया तो आप आसानी से इनको देख के बता सकते हो कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। तो हम इसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ही पढ़ लेते हैं, विभाजिता के नियम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या को देख करके बता सकते हो कि यह संख्या इस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। यह जैसे आपने यहाँ पे या तो आप ऐसे करिए 11, 3, 41, फिर इस तरह से आप इसको करिए 11, 3 जा 33 और फिर ये 1, 1 आ गया, 11, 1 जा 11, या फिर आप ऐसे करिए, या इस पे आप विभाजिता के नियम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगाइए। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से आप बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से विभाजित कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ये संख्या इस संख्या से विभाजित होती है। तो आगे हम वही टॉपिक पढ़ लेते हैं, विभाजिता के नियम पढ़ लेते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। वैसे मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज से हमने जो मैथ शुरू करी है वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करी है। तो देखिए, कोई भी संख्या आपके पास दी हुई है, आपको पता करना है कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजिता के नियम। अब बताइए, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी, कैसे विभाजित होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से विभक्त होने के नियम। तो 2 से विभक्त होने के लिए वह संख्या 2 से विभक्त होगी, इसको ढंग से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, याद भी करना है आपको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। क्योंकि अगर बड़ी आपको संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो 2 से विभक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से विभक्त होने के लिए या तो संख्या का इकाई का, इकाई किसे बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है 64890, इस तरह से एक संख्या आपके पास दी हुई है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का मतलब क्या हो गया है? वंस प्लेस, ठीक है। इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो।
ठीक है। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि जैसे आपके पास कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, आपके पास कोई संख्या दी हुई है, सपोज 372 दी हुई है, आपके पास कोई संख्या दी हुई है, अगर इन संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्या कहा? यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखो कैसे, 3 + 7 + 2 = 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करके देखिए, 372, 3 1 जा 3, 7, 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, तो हुई, ये डिवाइड हो गई। तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग जो भी उसके अंक होंगे उनको आपस में जोड़ देना है। यदि उन संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है पूर्ण रूप से तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 3 से वह संख्या विभक्त होगी, 3 से वह संख्या डिवाइड होगी, पूर्ण रूप से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 4 देखते हैं। 4 में क्या होता है? अगर आपके वंस और टेंस, इकाई और दहाई के अंकों का से बनी जो संख्या होती है वो 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से क्या होगा? 4 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई और दहाई, इसको बोलते हैं टेंस, टेंस मतलब होता है दहाई। वह संख्या 4 से डिवाइड होगी जिसके इकाई और दहाई के अंक, ये इकाई और दहाई का अंक क्या हो गया? यहाँ पे 90 हो गया। अगर 90 4 से क्या हो गया? पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 होता है, और फिर यहां पे कितना बचा? 10, फिर ये 4 2 जा 8 हो गया, और फिर उसके बाद पॉइंट आ गया। तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई जो संख्या है वह 4 से डिवाइड नहीं हो रही है। यदि इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है वह 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या लेते हैं जो 4 से डिवाइड होती है, जैसे 594। 594 है, यहाँ पे हमने चेक करना है कि यह संख्या 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, या यहाँ पे 68594 हमने ले लिया। तो आपको पता करना है कि 594 होती है या नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है? इकाई और दहाई, वंस और टेंस का जो इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई जो संख्या है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और फिर ये कितना हो जाएगा? 14। तो फिर भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी जिसमें अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई से अंकों से बनी हुई जो 2 अंकों की जो संख्या होगी, अगर वह 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए ये संख्या है 4816। यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई के जो अंक हैं उनसे बनी हुई जो संख्या है वह 4 से क्या हो रही है? पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है, पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है, इसलिए यह संख्या 4 से विभक्त होगी। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है? कोई भी दी हुई संख्या है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको इकाई और दहाई के अंकों को लेना है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई जो संख्या होगी, यदि वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यदि वो 4 से पूर्ण रूप से कट जाता है, तो आप कहेंगे कि जो दी हुई संख्या है वो 4 से विभाजित होती है। 5 से विभाजिता का नियम क्या है? 5 से विभाजिता का नियम है यदि इकाई का अंक आपका 0 या 5 हो तो वह 5 से डिवाइड होगा।
5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, 5 से यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 से जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या डेफिनेटली आपकी 6 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, ऐसा नहीं खाली एक 2 से हो रही 3। अगर वो कोई संख्या 2 जैसे 12 है, 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 6 से भी डिवाइड होगा। तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, एक साथ डिवाइड हो रही है। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड हो रही है वह आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब है 8 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 8 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 अंकों से बनी हुई संख्या, 3 अंकों की जो संख्या बनेगी यदि वह 8 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या, चाहे वो कितनी लंबी संख्या हो, वह किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस और 100 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है, यदि यह 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से डिवाइड होगी। सपोज यहाँ पे 880 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये संख्या है, यहां पे अगर 880 है तो अगर इसके आगे 564880 है, आपको पता करना है यह संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, वंस, टेंस और 100 जो इकाई, दाई और सैकड़ा स्थान पे जो अंक है उनसे बनी हुई संख्या को 8 से भाग देके देखना है, 8 से डिवाइड करके देखना है। यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल आपका 0 आता है, तो आप कहेंगे कि ये जो दी गई संख्या है वह 8 से डिवाइड होगी। अब है 9 से डिवीजन के लिए क्या देखना है, 9 से वही रूल है जो 3 का होता है। यदि अंकों का योग, 9 से देखेंगे आप, यदि दी हुई संख्या अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो दी हुई संख्या क्या है आपके पास, सपोज आपके पास ये एक संख्या दी हुई है 6 + 4 + 8 + 8 + 0, तो आप इसको देखेंगे 8 8 16 और 16 4 20 और 26। अब आप देखेंगे 26 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है, 9 2 जा 18 होता है और 9 3 जा 27 होता है। तो यह संख्या का जो ये संख्या है इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अगर यहाँ पे आपका 27 आता, 9 3 जा 27 हो जाता, और 9 3 जा 27 होता तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच जाता, और रिमाइंडर आपका 0 बच गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण रूप से 9 जो संख्या के अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड हो गया, इसलिए यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, जो ये संख्या दी हुई है वह 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है तो आप कहेंगे कि जो दी हुई संख्या है वो 9 से डिवाइड होगी। फिर है 10 से डिविजिबिलिटी करो, तो 10 से वह संख्या डिवाइड होगी जिसका इकाई का अंक 0 हो। 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसका इकाई का अंक, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। यदि इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या, इसमें इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 10 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब देखिए 11 से डिवाइड होने के नियम।
थोड़ा सा अलग है, हटके है। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है, अभी हमने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ा था। तो 11 से अगर किसी संख्या को आपको देखना है यह संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी, तो उसमें क्या करना है, सम स्थान पे उपस्थित, सपोज यही अंक मैंने लिख लिया है 64880, इसमें इवन और ऑड, ये हो गया इकाई 1, अगर मैं ऐसे भी लिखूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपने देखना है कि जो ये संख्या आपके पास दी हुई है इसमें सम स्थान, सम स्थान का मतलब होता है इवन प्लेस, और विषम स्थान, विषम स्थान का मतलब होता है ऑड प्लेस। तो सम स्थान कौन कौन से हो गए, 2 हो गया और 4 हो गया। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इसमें सम स्थान के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 8 और 4। सम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 + 4, और विषम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 0 + 8 + 6, 0 + 8 + 6। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग निकालेंगे आप। उसके बाद इनका अंतर, सबसे पहले ये योग निकाला, उसके बाद इनका अंतर निकालेंगे। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, अंतर निकालेंगे। और अंतर अगर इनका यदि 0 आता है, यदि 0 आता है या इनका जो अंतर आता है वो 11 से विभक्त होता है, 11 से विभक्त होता है, तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। जो आपके पास संख्या दी हुई होगी उसमें आपने देखना है कि जो सम संख्या, जो सम स्थान पे उपस्थित जो अंक है, सम स्थान पे है, जो इवन प्लेस पे है, उन संख्याओं के अंकों का योग, और जो विषम स्थान पे है उन संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। पहले सम स्थान पे जो अंक है उनका योग निकालेंगे। योग मतलब होता है एडिशन, आपको जोड़ना है उनको। सम स्थान के अंकों को आपने जोड़ना है और विषम स्थान के अंकों को भी आपने जोड़ना है। जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास 2 संख्याएं निकल के आएंगी। अब आप देखेंगे कि जो सम संख्या और विषम संख्या के स्थानों का जो योग आया, उन दोनों का अंतर करेंगे, उन दोनों को आपस में घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यदि आपके पास 0 आता है, यदि 0 आता है तो भी सही है, और यदि ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभक्त होती है, 11 से डिवाइड होती है, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे या 0 आया या 11 से विभक्त होने वाली संख्या आई, तो आप कहेंगे वो संख्या 11 से विभक्त होगी। जैसे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, फिर आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जैसे संख्या है 13,61,052, ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,61,052। इसको आपने बताना है, संख्या इतनी बड़ी है, आपने बताना है कि यह संख्या 11 से विभक्त होगी या नहीं होगी, 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। या तो आप इसको 11 से पूरा लंबा चौड़ा डिवीजन करिए, या आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से इसको निकालें। तो कैसे निकालना है, इसमें देखना है सम स्थान। सम स्थान का मतलब क्या हो गया, अब आप इसको अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब जो सम स्थान पे उपस्थित अंक है, सम स्थान पे कौन कौन से अंक है, 2 पे है 5, 4 पे है 1 और 6 पे है 3। तो सम स्थान पे उपस्थित अंक कौन कौन से हो गए हैं आपके, सम स्थान पे आपके हो गए हैं 5 + 1 + 5 + 1 + 3। और विषम स्थान पे कौन कौन से हो गए हैं, 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6। देखिए 1 पे 2 आ रहा है, 3 पे 0 आ रहा है, 5 पे 6 आ रहा है और 7 पे 1 आ रहा है। सम स्थान पे उपस्थित अंक,
सम स्थान पे उपस्थित अंक का योग, सम स्थान पे उपस्थित अंकों का योग, विषम स्थान पे उपस्थित अंकों का योग, इनका योग करेंगे तो कितना आया 5, 3, 8 और 1 9 और 6, 7, 8 9। सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग निकाला, विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग निकाला। यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो ये संख्याएं आपके पास निकल के आए, जो योगफल आपके पास निकल के आया, यदि उनका अंतर 0 आता है तो इनका अंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इनका अंतर 0 आ रहा है, इसलिए यह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यदि इनका अंतर ऐसी संख्या आती जो 11 से डिवाइड होती है, 11 से विभक्त होती है, तो भी वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इस तरह से आपने निकालना है कि 11 से डिवाइड होने के लिए किस तरह का रूल होता है। 11 से डिवाइड होने के लिए आपने सम स्थान की जो संख्याएं, जो आपके पास एक संख्या दे रखी है, उसमें सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करना है। उसके बाद उन दोनों का अंतर कर देना है। यदि वह अंतर आपका 0 आता है या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आती है, तो दोनों कंडीशन में आप कहेंगे कि यह संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो यह है 11 से विभाजिता का नियम। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी जो 3 और 4 से पूरी रूप से डिवाइड हो जाएगी। 12 और 15 में देख लीजिए। देखिए 12 से डिविजिबिलिटी का रूल है, 12 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 3 और 4 से पूरी विभाजित होती है, पूर्ण विभाजित होती है, वह संख्या आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप 24 देखिए, 24 3 से भी डिवाइड होती है, 24 4 से भी डिवाइड होती है और 24 इसलिए 24 12 से भी डिवाइड होगी। तो वह संख्या 12 से डिवाइड होगी जो 3 और 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। और 15 से डिवाइड के नियम देख लीजिए। 15 से वह संख्या डिवाइड होगी जो 3 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। वह संख्या 15 से डिवाइड होगी जो 3 और 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड होती है। वह संख्या आपकी 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने कि जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इन सब संख्याओं को मैंने एक क्वेश्चन पेपर से निकाल के लिखे हुए हैं। आपको इसको जांच करनी है, एक एक संख्या को जांच करके बताना है कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। आपने क्या मानना है, आपने मानना है कि जो दी हुई संख्या है वो ए है। सपोज यहाँ पे दी हुई संख्या आपकी 173 है। ये क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं। सपोज दी हुई संख्या आपकी 341 है। ठीक है, इसको देख लीजिए। दी हुई संख्या आपकी 341 है, इसको भी मैंने करवा दिया था। तो आपने 341 a = 341 माना। उसके बाद आपने क्या मानना है, जो n है, n क्या है आपके पास, n वह छोटी से छोटी संख्या है, n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका स्क्वायर, जो n है उसका स्क्वायर, वह स्क्वायर क्या होता है वर्ग। n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका वर्ग क्या है, या तो a से बड़ा है, या तो a से बड़ा है या a के बराबर है। आपने n वह छोटी से छोटी संख्या ली है जिसका वर्ग या तो a से बड़ा है या a के बराबर है। बड़े का मतलब अब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिफरेंस रखो, समकक्ष होना चाहिए। जैसे 19-20 का फर्क होना चाहिए तो उसको बोलते हैं बड़ा। अब बड़े का मतलब ये भी होता है, एक है 2 और आपने ले लिया 20, तो ये कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे 2 है तो आप 5 ले सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको इसको इस तरह का बड़ा मानना है। ठीक है, तो n क्या है, n स्क्वायर क्या है, n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका वर्ग, जिसका स्क्वायर a के बराबर है या फिर a से बड़ा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे निकाला था तो यह शायद 14 आया था, 19 आया था। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है आपका, आप उसको निकाल के देखेंगे 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये 341 है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 351 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला था, 19 निकाला था, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर आपका
ग्रेट होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर देन 341। 19 का स्क्वायर आपका 351 होता है। अब आपने क्या देखना है कि n इक्वल टू कितना आया, 19 देखा, तो 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपने 19 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपने यहाँ पे लिख लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये सब 19 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब आपने अभी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिया है, तो आप इनको देख करके बता सकते हैं कि जो ये संख्या है वह किससे डिवाइड होगी। तो आपने अभी अभी पढ़ा था 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो आप कहेंगे कि जो यह संख्या है वो 11 से डिविजिबल होगी। तो आप इस क्वेश्चन को, आप जो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रखा है और एग्जाम से ही मैंने इनको निकाल के आपके सामने लिखा है। तो आपको जांच करना आना चाहिए कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो आज की क्लास में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि बिना भाग दिए आपको सिद्ध करना है कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती है।